नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 2 दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है। इसमें मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों सहित सभी संभागायुक्त और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम किया जाए। बीते 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, लेकिन विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताई है। भाषा के संयम को लेकर विशेष हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटाई जाएं। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं। वहीं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के कड़े तेवर देखने को मिले। सारंगढ़, बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। सीएम ने कलेक्टर को राजस्व मामले को तेज गति से निपटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधित सभी कार्य समय सीमा पर पूरे हों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री साय को अध्यक्ष चुन लिया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए गौरव की बात है। आप लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना। इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एसोसिएशन के अनेक आयोजनों में मुझे शामिल होने का मौका मिला। राष्ट्रीय आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा के साथ भी मुझे आयोजनों में शामिल होने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आर्चरी एसोसिएशन ने बड़ी कुशलता और परिश्रम से छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों की प्रतिभा को तराशा, जिससे हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर सहित अनेक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मैं स्वयं इस एसोसिएशन से जुड़ गया हूं और सभी के सहयोग और मार्गदर्शन में आर्चरी एसोसिएशन के कार्यों को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी प्रदेश में तीरंदाजी की 3 एकेडमी हैं। जशपुर जिले में भी आर्चरी अकादमी का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। खेलों के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा किया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी आर्चरी के क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन करें, ऐसी आशा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल शाम रायपुर में अपने निवास कार्यालय में 75 दिन तक मनाए जाने वाले देश के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के सफल आयोजन के संबंध में एक समीक्षा बैठक करी। उन्होंने इस दौरान बस्तर दशहरा पर्व की गरिमा के अनुरूप सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सर्व संबंधितों को सौंपे गए दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए जाने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि 75 दिन तक चलने वाला बस्तर दशहरा पर्व हरेली अमावस्या के दिन पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ 4 अगस्त 2024 से शुरू हो गया है, जो कि 19 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। यह दशहरा पर्व विभिन्न जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय को इस दौरान बस्तर दशहरा उत्सव समिति द्वारा इसमें तिथिवार विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। हाल ही में हुई भीषण वर्षा के बाद राजनांदगांव के ग्राम धामनसरा, हल्दी और मोहड़ में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, जिससे वहां के निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा।
अब छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इन क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का अवलोकन किया और प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गहराई से समझा। ग्राम धामनसरा के दौरे के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने प्रशासन को तुरंत राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार ग्रामीण भाइयों बहनों के साथ खड़ी है। उनकी हर संभव मदद की जाएगी ताकि जीवन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि सरकार और प्रशासन हर जरूरी कदम उठाएगी। इसके बाद उन्होंने ग्राम हल्दी का दौरा किया, वहां के निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बारिश के कारण जिन भी लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है और डॉक्टर रमन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया कि कोई भी प्रभावित परिवार बिना मदद के न रहे। छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि राज्य में वन्य तस्करी, लकड़ी की अवैध कटाई और परिवहन में संलिप्त माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। वनों की अवैध कटाई और लकड़ी के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सघन कार्रवाई का अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसको प्रोत्साहित और संरक्षित करने वाले लोगों की भी पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए वनों का बचाव जरूरी है। वन मंत्री कश्यप आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम साइंस कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर देश में वन और वन्यजीव की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि वन माफिया और वन्य तस्करी में संलिप्त लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। वन की अवैध कटाई को रोकने के लिए बाहरी शक्तियों से ज्यादा आंतरिक शक्तियों से लड़ने की आवश्यकता है। ऐसी शक्तियों को हमें रोकना होगा। उन्होंने कहा कि आज इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। देश में वन और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना की और इसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं रायपुर जिले में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। आज खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने अमन नगर मोवा के गोदाम पर छापा मारकर अवैध रूप से बड़े सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में रिफिलिंग करने वालों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान अलग अलग कंपनियों के 98 गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में घरेलू एलपीजी गैस के रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी जब्त किए गए। वहीं बलरामपुर के नगरपालिका चौक में संचालित राजेश ज्वेलर्स में दिन दहाड़े कट्टे से लैस बदमाशों ने करीब 8 किलो सोने के जेवरात लूट लिए और उसके बाद वहां से फरार हो गए। लूटे गए सोने के जेवरातों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। आशंका है कि वारदात के पूर्व बदमाशों ने दुकान की अच्छे से रेकी की थी। घटना के बाद आरोपी बाइक में सवार होकर झारखंड की ओर भाग निकले। घटना से रामानुजगंज में हड़कंप मच गया है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की, जहां दतिया में परसों रात से लगातार हो रही बारिश से दतिया के खलकापुरा मोहल्ले में रियासतकालीन दीवार ढहने से एक बड़ा हादसा हो गया। रियासतकालीन दीवार 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश से ढह गई और दीवार का मलबा नीचे बने मकान और झोपड़ियों पर गिर गया, जिससे एक ही परिवार के 9 लोग मलबे में नीचे दब गए। 6 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन कर 7 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। 2 घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। मरने वालों में दोनों पति पत्नी और एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। बता दें कि इस दुखद घटना में जिला प्रशासन का रवैया अत्यंत लापरवाहीपूर्ण रहा।
परसों रात से हो रही लगातार बारिश के बाद भी प्रशासन ने बारिश से गिरने वाले मकान या दीवारों को चिन्हित करने का कोई अभियान नहीं चलाया और परिजनों द्वारा घटना की सूचना देने के 2 से 3 घंटे बाद वहां जिला प्रशासन के लोग पहुंचे। झारखंड का रुख करेंगे, जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एआईसीसी की बैठक में भाग लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रांची लौट आए हैं। वापस लौटते ही उन्होंने रांची विधानसभा सीट पर कांग्रेस का दावा ठोका है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में सीटों की अदला बदली को लेकर भी बड़ी बात कही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक में बूथ स्तरीय कमेटी को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। बूथ स्तरीय कमेटी में युवाओं और महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों का लक्ष्य बीजेपी को दोबारा राज्य की सत्ता में आने से रोकना और राज्य में दोबारा महागठबंधन की सरकार बनाना है। ऐसे में जहां हमारी सीट पर उनका उम्मीदवार मजबूत है वहां उनका उम्मीदवार हो सकता है, और अगर हमारी सीट पर हमारा कोई उम्मीदवार मजबूत है तो वहां हमारा उम्मीदवार हो सकता है। केशव महतो कमलेश ने कहा कि चुनाव में जीत पहला लक्ष्य है और महागठबंधन के सभी दलों में चट्टान की तरह एकता है। उन्होंने कहा जब चारों दलों के नेता सीट बंटवारे को लेकर एक टेबल पर बैठेंगे तो कांग्रेस रांची विधानसभा सीट पर अपना दावा पेश करेगी। गौरतलब है कि 2019 में महागठबंधन के तहत यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में चला गया था और तब महुआ माझी ने बीजेपी के कद्दावर नेता सीपी सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि यह सीट बीजेपी के खाते में गया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा कुल 43, कांग्रेस 31, राष्ट्रीय जनता दल 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब झामुमो ने 30 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों की बगावत का सामना कर रही बीजेपी ने झारखंड को लेकर पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की कोशिश है कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को इतना मजबूत बना दिया जाए कि बगावत की संभावना ही न रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए कार्यकर्ताओं से ही फीडबैक लेने का फैसला किया है। उम्मीदवारों के चयन के लिए झारखंड में सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के बीच वोटिंग करवाने का फैसला हुआ है। झारखंड में पहले, दूसरे और तीसरे उम्मीदवार के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद प्रत्येक विधानसभा सीट पर 3-3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा। इसे दिल्ली भेजा जाएगा, जहां अंतिम मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रदेश में बुधवार से रायशुमारी शुरू कर दी है। इसके लिए कुल 81 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक पर 2-2 पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। यह प्रतिनिधिमंडल अपनी अपनी विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेगा। इसके बाद इससे जुड़ी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को सौंपी जाएगी। प्रदेश के संगठन के वरिष्ठों को विधानसभावार रायशुमारी के लिए प्रभारी बनाया गया है। पार्टी संगठन को शांति से यह प्रक्रिया पूरा करना है और इसके लिए कहा गया है। इसको लेकर बीएल संतोष ने बुधवार को झारखंड के नेताओं के साथ दिल्ली में एक बैठक भी की। इसमें झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्य बीजेपी के कई अन्य नेता शामिल हुए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में 15 सितंबर को जनसभा करेंगे। यहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी 21 सितंबर को परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वहां रवाना करेंगे। बोकारो विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान आपस में ही लोग उलझ पड़े और एक हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखते बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उग्र हो गए। किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। वहीं बीजेपी के वरीय नेता आर्यन ओझा ने रायशुमारी में मतदान करने को लेकर जारी लिस्ट में अपना नाम नहीं पाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और सीधे तौर पर बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण पर जुबानी हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई नेता अगर विधायक की तरफदारी नहीं करेगा तो उसका वही हश्र होगा जो मेरा हुआ है। उन्होंने कहा कि रातों रात लिस्ट को बदल देना कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं रही। झारखंड के अधिवक्ताओं को 5 लाख का कैशलेस चिकित्सा बीमा, 14,000 रुपए पेंशन और प्रैक्टिस के प्रथम 3 वर्षों तक प्रति माह 5,000 रुपए स्टाइपेंड देने के झारखंड सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है।
उन्होंने कहा कि देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की सरकार ने अधिवक्ताओं के सोशल सिक्योरिटी के लिए ऐसी पहल की है। राज्य सरकार के इस फैसले से झारखंड के करीब 15,000 अधिवक्ताओं को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि वकालत का पेशा बेहद कठिन होता है। प्रैक्टिस के शुरुआती वर्षों में तो और भी आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। इसकी वजह से 3-4 साल संघर्ष के बाद अधिवक्ता प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, लेकिन झारखंड में अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। वहीं देवघर के भंडारो पंचायत के बोलीडी गांव में पिछले 10 वर्षों से सड़क नहीं है और लोग सड़क निर्माण के लिए अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास लगातार शिकायत लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायत पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। एपीएन न्यूज की टीम जब इस गांव में पहुंची तो ग्रामीणों के चेहरे पर एक उम्मीद देखने को मिली कि शायद उनकी आवाज अब राज्य सरकार के बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि तक पहुंच पाएगी। सड़क के लिए आस लगाए बैठे ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से वे अपने स्थानीय विधायक और जिले के अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनके गांव की सड़क बनवा दी जाए, क्योंकि सड़क नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतें होती हैं। हर बार जनप्रतिनिधि और अधिकारी आश्वासन देकर ये कहते हैं कि जल्दी सड़क बनवा दी जाएगी, लेकिन उनका आश्वासन सिर्फ मौखिक ही होता है, उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। खराब सड़क होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को इतनी समस्या हो जाती है कि किसी को अस्पताल पहुंचाने में खाट का सहारा लेकर सड़क पार ले जाना पड़ता है। वहीं बोकारो में जगत जननी मां दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर चल रही है। बोकारो के सेक्टर 2C दुर्गा पूजा का पूरे बोकारो जिला वासियों को इंतजार रहता है। समिति के द्वारा पूजा पंडाल निर्माण और तैयारी से संबंधित जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के द्वारा कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह को अनुमति दिए जाने के बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बोकारो के सेक्टर 2C में इस बार गुजरात के सोमनाथ मंदिर के प्रारूप का पंडाल निर्माण किया जा रहा है। इसकी चौड़ाई 120 फीट और ऊंचाई 100 फीट है। इसकी लागत करीब 13 लाख रुपए से होगी और लाइटिंग में कुल 3 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मूर्ति 1 लाख रुपए की कीमत का होगा। वहीं कमेटी के संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सुरक्षा को लेकर भी बेहद खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 45 सीसीटीवी कैमरे से मेला और पंडाल की निगरानी की जाएगी। पिछले साल की अपेक्षा इस बार अधिक वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। सभी वॉलंटियर्स को डिजिटल कार्ड दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई और गलत वसूली ना की जाए। मेला में आए दुकानदारों पर कोई दबाव ना बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा से हर वर्ष शांतिपूर्ण रूप से पूजा संपन्न होता है और इस बार भी माता रानी की कृपा से यह पूजा सफल होगा। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 85.12% और 74.53% जनसंख्या अर्थात कुल 8.71 करोड़ आबादी को आच्छादित करने के लक्ष्य के विरुद्ध वर्तमान में पीएचएच और अंत्योदय अन्न योजना से आच्छादित परिवारों के कुल 8.35 करोड़ लाभुकों को 51,185 जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से जुलाई 2024 और अगस्त 2024 में क्रमशः 4.12 लाख मीट्रिक टन और 4.05 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बसावटों तक सड़क संपर्कता सुनिश्चित कराने तथा ग्रामीण सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के आलोक में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य सचिव द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अधीन लगभग 65,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का अनुरक्षण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। विभाग को यह आदेश दिया गया कि आगामी 15 दिन में अभियान चलाकर सभी पथों का निरीक्षण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो भी संबंधित संवेदक हैं या अभियंता हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करिए, जिनके चलते ये मामला लटका हुआ है। जो संवेदक पथों के संधारण में चूक करते पाए जाए उनके लिए दंड स्वरूप कटौती की जाए और बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली के अंतर्गत उन्हें डीबार किया जाए।
और स्टेट लाइव में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।